सारे बच्चे पढ़ के आए कल लास्ट टू चैप्टर्स? इसमें मैं पढ़ के आया हूँ। बाकी कल जो जो प्रेजेंट है ना क्लास में, उनमें से किस किस ने नहीं पढ़ा है लास्ट के 2 चैप्टर? ये बता दो, जल्दी बताओ जल्दी। हेलो मैम। हाँ बोलो। एक्चुअली मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था। कल आपने क्लास अटेंड नहीं किया था? नो। कोई बात नहीं, मंडे को आप पढ़ के आना, ठीक है? लास्ट जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया था ना कल क्लास, वो लोग लास्ट के 2 चैप्टर जो हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इसको मंडे पढ़ के आएंगे, ठीक है? और ठीक है। हाँ जी, वंश आप तो शायद थे, वरुण या वंश जो भी नाम है, आप तो कल थे ना क्लास में? यस मैम। आपने पढ़ा लास्ट के 2 चैप्टर? यस मैम। ठीक है। मोनिका? कल मैं एब्सेंट थे। ठीक है, मंडे को पढ़ के आना। और बच्चों प्लीज क्लास आप लोग अटेंड करो, एब्सेंट मत रहो, फिर समझ नहीं आएगा अगर मैं बीच बीच में से कराऊंगी तो, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड किया था उनको पता होगा कि हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, पता है ना? टोटल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? इसमें मैं कह रही हूँ टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? मैम टोटल प्रोडक्ट वही होता है जो मैम अपना मैम वो जो हम टोटल मतलब जितना भी हम बनाते हैं मैम, जितना मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? जो भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन टाइम पीरियड और गिवन टेक्नोलॉजी में, वो होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट। और हमारा नहीं एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? मैम एवरेज प्रोडक्ट वो होता है, क्या कहते हैं, जो उसके क्या कहते हैं, जो एक और हम एडिशनल जब उसमें कुछ एडिशनल मटेरियल ऐड करते हैं उसके बाद जब हम उसमें से जो प्रोडक्ट है उसमें से उसको माइनस करते हैं, फिर उसका एवरेज प्रोडक्ट जो निकलता है इतना ही पर उसमें हाँ, जाएगा। भाई इसमें क्या होता है एवरेज प्रोडक्ट में कि जब हमने कुछ चेंजेस किया, कुछ ज्यादा 1 यूनिट ज्यादा ले ली, तो टोटल प्रोडक्ट में जितना चेंज आएगा ना, उसको उसके साथ उसको डिवाइड करना होता है, प्रोपोर्शन में कर लेना होता है, फिर जो आंसर आएगा वो होगा हमारा एवरेज प्रोडक्ट। इसमें और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा बता दो, डाउट हो रहा है। देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट में सॉरी, एवरेज प्रोडक्ट में बस हम एक यूनिट को चेंज कर रहे थे। मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या होता है? उस यूनिट को चेंज करके हमें जितने भी प्रॉफिट हुए ना, जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ या जो हुआ, बस उसको डिवाइड करते हैं। ये एवरेज प्रोडक्ट की तरह ही होता है। यस मैम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, इनको हमने डिफाइन किया था। अब हम पढ़ेंगे कि इनके कर्व्स कैसे होते हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम दिख रही है। ठीक है, तो पहला जो हमारा कर्व है ये है हमारा टोटल प्रोडक्ट का कर्व। ठीक है, वो आईपी गलती से लिखा हुआ है, ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व है। देख रहे हो ना कैसे एक्स एक्सेस बना हुआ है, वाई एक्सेस बना हुआ है। एक्स हमारा इनपुट है और जो क्यू है वो हमारा आउटपुट है। तो ये कर्व कैसे जा रहा है? हाफ एस के तरह जा रहा है। दिख रहा है ना कैसे जा रहा है? यस मैम।
इसमें ये बोल रखा है टीपी कर्व इज अ इंक्लाइंड एस शेप कर्व. It initially rises from the increasing employment of various factors, inputs, and factors reaching its higher level starts declining if the variable input is further employed. ठीक है, अब ये देखो, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन से. और हम हमेशा याद रखना जो हमारा ओरिजिन होगा वो 0 0 होगा. ठीक है. डिमांड में मैंने क्या Yes. बताया था, कभी भी डिमांड 0 नहीं होगा, क्योंकि किसी की भी नीड कभी खत्म नहीं हो सकती, पर सप्लाई में हम 0 कर सकते हैं. ठीक है. Yes. अब एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई नया दुकान खरीदा. ठीक है. पहले उसमें एक भी लोग नहीं है, एक भी हमने एम्प्लॉय नहीं रखे, तो हमारा एक भी आउटपुट नहीं हो रहा होगा, तो वो होगा 0 वाले पॉइंट पे. उसके बाद हमने एक दो एम्प्लॉय रखे, फिर धीरे धीरे हमारा आउटपुट बढ़ता गया, तो हमारा जो कर्व है ना वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया. फिर एक पॉइंट आ गया. ठीक है. एक पॉइंट आ गया हमारा जो सबसे ऊपर, जहाँ से एक तुम लोग देख रहे होगे पहले ये कर्व बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट से फिर नीचे आना शुरू हो गया है, बीच वाले हाँ. पॉइंट से. दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ. तो उसमें क्या है कि एक मूवमेंट आता है कि जब क्या होता है, हमारे पास कंपनी है, ठीक है, हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, हमें और वर्कर की जरूरत नहीं है, तब भी हम और एम्प्लॉयज को करते हैं. ठीक है. अपॉइंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो तो वेस्ट हो जाएंगे, वो कोई एक्स्ट्रा आउटपुट तो हमें दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी की हमें रिक्वायरमेंट थी उतना तो हमारे पास है. तो इसलिए ये जो कर्व है वो डिक्लाइन हो रहा है. क्लियर हुआ ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है. तो ये हमारा है टोटल प्रोडक्ट का कर्व. ठीक है. उसके बाद आया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है. तो इसमें भी सेम है. x1 हमारा आउटपुट है, q हम सॉरी x हमारा इनपुट है, q हमारा आउटपुट है, x एक्सिस y एक्सिस. ये वाला जो कर्व होता है ना मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व, ये u शेप का होता है, उल्टा u. दिख रहा है ना सबको? उल्टे u में बना हुआ है ये. Yes, ma'am. दिख रहे हैं. Marginal product curve is inverse U-shaped. As the employment of various input is increased from 0, the initially rises up and after reaching its highest level start declining if variable input is further employed. अब ये चीज देखो, टोटल प्रोडक्ट में हमने 0 को भी इंक्लूड किया था, पर जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट होगा ना उसको हम कभी 0 से इंक्लूड नहीं कर, 0 उसमें कभी नहीं होता. रीजन एवरेज हम निकालेंगे तब ना, जब हम एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट देंगे या फिर एक्स्ट्रा इनपुट प्रोवाइड करेंगे, तो ऑलरेडी उनमें इनके पास इनपुट तो होगा ही, हम और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो कभी ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये हमेशा 0 के ऊपर से स्टार्ट होगा. Yes, ma'am. ठीक है. तो इसमें भी यही बोल रहे हैं कि ये इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है ये 0 के अबव स्टार्ट होता है, और एक इसमें भी एक ऐसा हाईएस्ट पॉइंट आता है जिसके बाद ये जो होता है ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है. ठीक है. यू इसमें भी देखो, ये स्टार्ट हो रहा है, फिर बीच में एक पॉइंट आ रहा है मिडल, उसके बाद ये यू शेप में आ रहा है, तो ये डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है और यहाँ से कम हो रहा है. ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. गुड. उसके बाद आया हमारा एपी कर्व, मतलब एवरेज प्रोडक्ट कर्व. अब इसमें क्या है, एपी कर्व इज इनवर्स यू शेप. As the employment of variable input increase from 0, the curve initially rises up and after reaching, इसका भी ये भी बेसिकली जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट होता है इसका भी सेम होता है, ये भी यू शेप का होता है, और जैसे ही हम कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट करते हैं, इसमें तो हम करते ही एवरेज प्रोडक्ट में. ठीक है. तो उस हिसाब से जो कर्व है वो बढ़ता जाता है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट आता है, उस पॉइंट के बाद ये भी जो है ये भी डिक्लाइन करने लग जाता है. ठीक है. तो ये जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है और एवरेज प्रोडक्ट है, इसके जो कर्व है ये भी थोड़े थोड़े सेम है, थोड़े क्या पूरे सेम है, और जो हमारा मीनिंग है वो भी समहाउ सेम है, पूरा सेम नहीं पर समहाउ सेम है. ठीक है. Somehow. ये चीज Okay, क्लियर होगी? तीनों कर्व आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. गुड. एक बार ना इसको अच्छे से देख लो आप लोग. Yes, ma'am. आ गया. ठीक है. देख लो, फिर मैं दूसरा वो करती हूँ. मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. हाँ मैंने हटाई है, एक मिनट. अब दिख रही है? Yes, ma'am. तो हमने तीनों कर्व पढ़ लिए. हमारे तीनों कर्व क्या होते हैं?
अब हम पढ़ेंगे कि स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। स्टेज Yes, ma'am. प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनपुट देते हैं और उसके बदले हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है। Yes, ma'am. तो ये जो कर्व बना हुआ है, ठीक है, ये कर्व कौन सा कर्व है जो सबसे ऊपर बना हुआ है? सबसे ऊपर जो मैम कर्व बना हुआ है, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट मैम। पहले मैम देखो इतना स्टेजेस लिया। ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, स्टेजेस ऑफ Yes, ma'am. प्रोडक्शन लिखा हुआ है, उसका लिखा हुआ है ना, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। उसके नीचे एक कर्व बना हुआ है, वो Yes, कौन ma'am. सा कर्व है? हमने अभी पढ़ा है। मैम एस कर्व। एस कर्व नहीं होता, उसका नाम टोटल प्रोडक्ट है। टोटल टोटल हाँ। एस कर्व मत बोल देना कभी। टोटल प्रोडक्ट कर्व है ये, ठीक है। और जो यू शेप में होंगे ना, वो हमारे होंगे मार्जिनल प्रोडक्ट और या फिर एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है। अब हम स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो पहला स्टेज क्या है हमारा? यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रखा है। ठीक है। तो पहला स्टेज क्या है? In the first stage, when the employment of various input is increased from 0, TP initially increase at the increasing rate. पहले क्या हो रहा है? जब हमारा इनिशियल स्टेज है, पहले स्टेज में जब 0 से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो जो हमारा टोटल कर्व है वो क्या कर रही है? वो भी बढ़ रही है। ठीक है। इसमें बस यही चीज बोल रही है कि वो भी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। दूसरे स्टेज में हमारा क्या हो रहा है? इन द सेकेंड स्टेज, एज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज फर्दर इंक्रीज, TP continues to increase but at decreasing rate. अब देखो सेकंड में क्या हो रहा है कि जब हमने और एम्प्लॉयमेंट दे दिया, तो जो टीपी हो रही है वो इंक्रीज तो हो रही है, ठीक है, पर वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है। तो पहले जो हो रहा था वो रेट इंक्रीज हो रहा था, और ये जो कर्व था वो भी आगे बढ़ता जा रहा था। अब क्या हो रहा है? अब कर्व तो आगे बढ़ रहा है, पर क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग रेट पे। हाँ, डिक्रीजिंग रेट मतलब हो गया हमारा कम रेट पे, मतलब धीरे धीरे वो नीचे की तरफ झुकता जा रहा है। देखना, आप नोटिस करना कर्व को देखते देखते, ठीक है, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ झुकता जा रहा है। सेकंड स्टेज में हमारा ये हो रहा है। थर्ड स्टेज में हमारा क्या हो रहा है? इन द थर्ड स्टेज, बियॉन्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ total product, as the employment of the variable input is further increased, the TP starts to decrease. अब देखो जो थर्ड स्टेज है हमारा, उसमें क्या हो रहा है कि हाईएस्ट लेवल पहुंच जा रहा है। ठीक है। हाईएस्ट लेवल के बाद क्या हो रहा है? जो हमारा, जब हम और एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो जो हमारा टीपी कर्व है, मतलब टोटल प्रोडक्ट कर्व है, वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो पहले में हमारा क्या था कि इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। जब हम जीरो पे है, वो फर्स्ट स्टेज में जीरो से हम जब थोड़ा उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो वो अपने इनिशियल स्टेज से इंक्रीज हो रहा है, और जो टीपी कर्व है वो भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरे में हमारा ये है कि जब हमने और एम्प्लॉयमेंट दे दिया, तो जो टीपी कर्व है वो इंक्रीज तो हो रहा है, पर डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है, मतलब कम रेट पे, या फिर झुकता हुआ। बढ़ तो रहा है पर झुकते झुकते बढ़ रहा है। और थर्ड स्टेज पे क्या हो रहा है? एक हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुंच जा रहा है, उसके बाद जो टीपी कर्व है वो नीचे मतलब बिल्कुल डाउनवर्ड आ रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। मैंने किया मैंने इसको। एक बार ना मुझे तुम लोग 5 मिनट का टाइम दे दो, तब तक तुम लोग रिवाइज कर लो, ठीक है। अच्छा, ये नीचे वाला तुम्हें दिख रहा है ना, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट? यस मैम। हाँ, तो ये जो पहला कर्व है वो हमारा टोटल प्रोडक्ट का कर्व है। और जो दूसरा कर्व है ये मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप हम कैसे बनाए। ठीक है।
सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। तो इससे पहले जो हमने डायग्राम देखा था ना, जिसमें हमारा टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को हमने कंपेयर करना है, ठीक है। अगर आप लोग के पास कॉपी और पेन हो ना, तो फिर ना एक बार बना लो टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का जो कर्व है उसको एक साथ, ताकि इसको जब मैं समझाऊं तो आप लोग इसे समझ पाओ। एक बार बना लोगे फिर मुझे बता देना। मैम ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्या? ये इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर? हाँ जी। अच्छा। आपने कब से ज्वाइन किया है? आज कल से, मतलब ज्वाइन कल से? क्लासेस आज से किए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, हम बाद में रिवाइज करते चलेंगे, बस सिलेबस ओवर हो जाए। ओके, ठीक है। जल्दी जल्दी कर्व बना लो। मैम कर्व बना दिया। ठीक है, सबने बना लिया? यस मैम। ओके, तो बना लेना। तो जब जैसे मैं समझाऊंगी नहीं स्टेजेस, वैसे आप लोग कर्व को भी रिफर करते रहना। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेज में क्या हो रहा है हमारा? In the first stage, as the employment of variable input is increased above zero, TP increases at the increasing rate and MP increases. इसमें क्या बोल रखा है कि पहले स्टेज में जब जीरो से हम एम्प्लॉयमेंट थोड़ा और दे रहे हैं, जीरो से बढ़ रहा है एम्प्लॉयमेंट, तो टीपी कर्व क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो क्या हो रहा है? वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है ना डायग्राम में, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेज, इन द सेकेंड स्टेज, as the input employment is increased, TP continue to increase but at decreasing rate, but MP decreases but remain positive. अब सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है? जो हमारा सेकेंड स्टेज है उसमें क्या हो रहा है, जब हम और इनपुट दे रहे हैं तो जो हमारा टीपी था वो तो इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, इंक्रीज तो हो रहा है पर झुक रहा है वो। और हमारा जो एमपी है वो क्या रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। पहले इंक्रीज हो रहा था बट एमपी जो है वो अब डिक्रीज हो रहा है, पर पॉजिटिव है, मतलब वो नेगेटिव में नहीं गया, पॉजिटिव है अभी। उसके बाद है हमारा थर्ड स्टेज। इन द थर्ड स्टेज, बियॉन्ड द हाईएस्ट लेवल of TP, as the input employment is further increased, TP decreases and MP become negative. अब थर्ड स्टेज में जब हम और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? हाईएस्ट पॉइंट को वो पार कर जा रहा है, तो जो हमारा टीपी कर्व है, टोटल प्रोडक्ट कर्व है, वो क्या आ रहा है? वो डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो नेगेटिव में चला जा रहा है। ठीक है, यही चीज इसमें बताया गया, जो वो डिक्रीज होकर बिल्कुल नेगेटिव हो जा रहा है। सेकेंड स्टेज में जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट था वो डिक्रीज तो हो रहा था बट पॉजिटिव था। ठीक है, इसके नंबर्स पॉजिटिव में थे। तो जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या हो रहा है? टोटल प्रोडक्ट में डिक्रीज हो जा रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जा रहा है डिक्रीज होकर। ये क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ये तीनों स्टेजेस हमारा टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का? मैम थर्ड वाला स्टेज थोड़ा कंफ्यूज नहीं हुआ। ओके, थर्ड वाले में क्या हो रहा है? जो हमारा थर्ड वाला हो रहा है, थर्ड वाले में हमारा क्या हो रहा है कि पहले तो ये हो रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट को वो लोग अचीव कर दे रहे हैं। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट ने भी अपने हाईएस्ट पॉइंट को अचीव कर दिया
और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसने भी अपने हाईएस्ट पॉइंट को अचीव कर लिया। अब हाईएस्ट पॉइंट के बाद हम कोई भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट देते हैं ना, तो वो हमेशा ना वो कर्व डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि उस आउटपुट का कोई फायदा नहीं अच्छा। होता, वो हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं इसीलिए। तो उनका जो कर्व होगा ना वो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, और जो हमारा हाँ। मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब जो हमारा एक्स एक्सिस होगा ना उसके हाँ। नीचे नीचे चला जाएगा, ऐसी खींच नेगेटिव तरफ। नीचे नीचे हाँ, नीचे जाते जाते बिल्कुल एक्स एक्सिस को भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है जो अच्छा। एक्स एक्सिस हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो नीचे हाँ। वाला क्वाड्रेंट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए यस। मैंने कहा कि नेगेटिव हो जाएगा। ओके। अब क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आप दोनों को डायग्राम, आप सबको डायग्राम दिख रहे हैं? यस मैम। जो पहला कर्व है वो हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, और जो दूसरा उसके साथ बना है वो हमारा क्या है, एवरेज एवरेज। प्रोडक्ट। हाँ, अब इसमें क्या है, बोथ द एपी एंड एमपी कर्व्स आर ऑफ इनवर्स यू शेप। दोनों कर्व इनवर्स यू शेप में है। ठीक है, बस ना इनको इनको कभी भी हम साथ में नहीं बनाते, थोड़ा आसपास करके बनाते हैं। इसमें भी देखो थोड़ा आसपास करके बनाया गया है, दिख रहा है ना? साथ में बनाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? तो इसमें पहला हमारा पहला स्टेज है, जो फर्स्ट सेकंड लिख रखा है ना मैंने, ये नंबर 1 और 2 डाला, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज है हमारा। At the level of input employed is increased above zero, initially both the curves start rising up from left to right. जब जीरो से हम थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट को दे रहे हैं तो ये दोनों कर्व क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, मतलब बेसिकली इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद क्या, एट अ सर्टेन लेवल ऑफ इनपुट एम्प्लॉयमेंट एमपी कर्व्स अटेन हिज हाईएस्ट लेवल एंड स्टार्ट्स फॉलोइंग आफ्टरवर्ड्स, while the AP curves continue to rise. अब देखो कुछ एम्प्लॉयमेंट और देने के बाद जो हमारा MP कर्व है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद वो डिक्रीज होने लगता है। पर जो हमारा AP कर्व है वो कंटिन्यू अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो हमारा MP कर्व है वो AP कर्व के बीच में से कट होके आ रहा है डाउनवर्ड्स में। ठीक है, तो यही है कि जब जो सेकेंड पॉइंट में जब हमारा MP कर्व डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है, तब भी जो हमारा AP कर्व है, एवरेज प्रोडक्ट कर्व, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है द MP कर्व इंटरसेक्ट द AP कर्व एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉइंट जो MP कर्व है, जब वो डाउनवर्ड्स हमारा डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो AP कर्व का हाईएस्ट पॉइंट है ना, मिडल पॉइंट, उसमें इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, तो इसमें बस यही कर रहे हैं, पहले में क्या है, दोनों एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या है कि जो हमारा MP कर्व है वो क्या हो रहा है, हमारा हाईएस्ट पॉइंट को अचीव कर रहा है और फिर डाउनवर्ड्स आ रहा है। और AP कर्व क्या है, तब भी इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, और जो MP कर्व है वो AP कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, ये क्लियर होगी सबको? यस मैम। ओके, ऊपर से अब इसमें कुछ हमें वो दिखा रखा है पॉइंट्स, जैसे AP क्या होता है, बड़ा हो छोटा होता है MP से। ठीक है, AP MP से छोटा होता है, AP कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है, AP MP से बड़ा हो रहा है, और AP एंड MP दोनों एक साथ गिर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली उसी डायग्राम को मैंने जो बताया है ना, जो डायग्राम से आपको बताया वही चीज है। जब स्टार्टिंग में MP बढ़ रहा है तो AP क्या है, उससे छोटा है, वो भी बढ़ रहा है पर जो है छोटा है, जो एवरेज प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर जो AP है वो एवरेज प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअसली राइज कर रहा था सेकंड वाले में। ठीक है,
कंटिन्यूसली राइज किया था, फिर जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो क्या कर रहा था, वो डाउनवर्ड्स हो गया था, वो डिक्रीज होने लग गया था, बट जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो क्या था, वो इंक्रीज हो रहा था। इसलिए सेकंड स्टेज में हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट से बड़ा है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, दोनों को हाईएस्ट पॉइंट अचीव करने के बाद फॉल करना ही है, तो इसलिए दोनों फॉल भी करते हैं, ठीक है, मतलब डिक्रीज होते ही है दोनों। इसमें बस बेसिकली यही बता रखा है। उसके बाद हमारे आ रहा है कोस्ट। कोस्ट क्या होता है, इट refers to the expenditure made by the firm on purchasing factor inputs. कोस्ट मतलब कब जो भी इनपुट्स खरीदने में पैसे या एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है फर्म का, वो होता है हमारा कोस्ट, ठीक है। कहते हैं ना आप हमें कोस्ट प्राइस में दे दो, रिटेल प्राइस होता है, तो कोस्ट प्राइस क्या होता है, उस चीज को बनाने में जितने भी पैसे लगे होते हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ होता है, वो हमारा होता है कोस्ट। क्लियर हुआ ये चीज? यस मैम। Yes, अब ma'am. शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, कल भी हमने पढ़ा था ना, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, तो ये वही चीज है। शॉर्ट रन कॉस्ट हमारा होता है, टेम्पररी होता है। हाँ, जो एक साल के, टेम्पररी नहीं होता, वो एक साल के अंदर खत्म होता है, या फिर एक साल का जो कॉस्ट होता है, या एक साल से पहले के जो कॉस्ट होते हैं, वो होता है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट। यस इट मैम। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब बताओ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता होगा, जो फिक्स एसेट पे खर्च होता होगा। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता होगा, जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट पे खर्च होता होगा। जैसे हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ये क्या हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारा हमें हमेशा खरीदना ही पड़ता है इसको, रॉ मटेरियल को। और हमारा जो मशीन हो गया, मशीन क्या है हमारा, फिक्स एसेट है, उसमें क्या होता है, हम उसको हाँ, उसको हम सालों साल चला सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये फिक्स एसेट है, तो इस पे जो भी खर्चा होता है, कॉस्ट होता है, उसको हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, या फिर बाकी पानी का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, काफी सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, वो सब होते हैं हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये चीज क्लियर हुआ? पूछो। मैम जैसे कोई मशीन, जैसे कोई मशीन्स होती है मैम, जिनके मैम जो पार्ट्स होते हैं मैम बहुत एक्सपेंसिव होता है, और मैम उनमें ना एक प्रॉब्लम होती है कि अगर जैसे वो कुछ साल काम करेंगे, मतलब एक साल से पहले मैम उनको थोड़ा ना मैम वो चाहिए होती है, रिपेयरमेंट चाहिए होती है, तो मैम क्या वो शॉर्ट रन में आएगा कि मैम उसमें आएगा, मैम लॉन्ग टर्म में आएगा? तो मैम थोड़ी सी उसमें मैम रिपेयरमेंट चाहिए होती है। हाँ, तो वो एक साल के अंदर थोड़ी रिपेयरमेंट चाहिए होती है, एक दो साल से ज्यादा, एक दो साल तक तो चलेंगे। मैम जैसे अब सिलाई तुम की, कोई भी मशीन, मैम सिलाई की हाँ, मशीन होती सिलाई है, की मशीन, थोड़ा सा फिर तेल डालना पड़ता है, थोड़ा सा मैम उसे खोल खाल के, तो मैम वो मैम थोड़ा सा तो मैम उसमें रिपेयरमेंट चाहिए होती है, तो मैम वो शॉर्ट रन में आएगा कि वो लॉन्ग रन में आएगा? उसमें थोड़ा सा वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा चेंजेस नहीं करते हैं। इसमें बेसिकली होता है खरीदना, हम पूरा नया मशीन थोड़ी ना खरीद रहे हैं। पर रिपेयरिंग मैम जो कुछ होता है ना, वो शॉर्ट, जाती है जैसे। रिपेयर करना किसी और चीज, किसी भी चीज को रिपेयर करने का मतलब होता है उसको थोड़ा ठीक ठाक करना, उसमें हम कोई यस चेंजेस नहीं कर रहे ना, उसके बदले किसी और चीज को ला रहे हैं। तो ये हमारा शॉर्ट रन लॉन्ग रन किसी चीज में नहीं आता, ठीक है। रिपेयर, अगर तुम सिर्फ पूछो कि मशीन की रिपेयरिंग किस में आती है, तो जो रिपेयरिंग है वो शॉर्ट रन में आती है, ठीक है, अच्छा हाँ, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में आ सकती है, बट जो मशीन है वो हमारा लॉन्ग रन में ही आएगा, ठीक क्योंकि है। मैम अब क्लियर हुआ? हेवी लोड में काम करेंगे कुछ ना कुछ ना उसमें खराबी आ ही जाती है, वैसे होते रहते हैं फैक्ट्री में, हैवी हैवी वर्क कराते तो मैम फिर चेंजेस तो थोड़ी करने ही पड़ते हैं। वो कराते, बट मशीन्स को ना इजीली खराब नहीं होती, चाहे तुम सिलाई मशीन की बात करो, इजीली खराब नहीं होती, वहाँ थोड़ा रिपेयर की जरूरत होती है। और पहले मैं बता दूं तुम्हें कि मशीन में तेल डालने का मतलब उसको रिपेयर करना नहीं होता, नहीं ठीक मैम, है। जैसे उसका जो वो होता नहीं मैम, क्या बोलते हैं, अंदर एक शायद वो होता है नीचे बॉक्स होता है, वो टूट जाता है, कभी टूट जाता है शायद। हाँ, मतलब जो भी होता है, जो रिपेयरिंग होता है ना हमारा, वो रिपेयरिंग हमारा शॉर्ट रन में आ सकता है, बट जो पूरा मशीन है वो हमारा एसेट होता है, वो लॉन्ग रन में ही आएगा हमारा। अब तुम ही बताओ, तुम मान लो तुमने एक फोन खरीदा, एप्पल का ठीक है। फोन खरीद लिया मान लो, ठीक है, 1 लाख का खरीदा फोन, अब वो एसेट हो गया। तुम हर साल उसको थोड़ी ना बदलोगी कि नहीं मेरे पास बहुत पैसे, अगर तुम्हारे पास पैसे है तो अलग चीज है, अगर नहीं है तो तुम हर साल थोड़ी ना बदलोगे, नहीं बदलोगे।
तो वो भी हमारे एसेट हो गया। हाँ, भले उसमें कुछ खराबी आ जाए तो तुम ठीक कराने जाओगे कि हाँ मेरे इसमें ये खराबी, ये ठीक कर दो, ठीक है, पर हम बदलते नहीं है, इसलिए उसको हम फिक्स्ड एसेट काउंट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? एक बार पढ़ लेते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज एक्सपेंडिचर मेड बाय द फर्म ऑन फिक्स्ड फैक्टर इनपुट्स। ओके, फिर हमारा क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, it refers to all the expenditure made by the firm on variable factor inputs for producing a given level of output। अब इसमें वही कह रखा है, पहले वाले में क्या फिक्स्ड एसेट पे हम खर्चा करते हैं, और सेकंड में क्या है? वेरिएबल इनपुट जो भी होता है उस पे खर्चा करते हैं ताकि हमें आउटपुट मिल सके। ठीक है, यस मैम। अब हमारा होता है ये टोटल कॉस्ट। क्या होता है टोटल कॉस्ट? हमारा होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को प्लस करके हमारा क्या बनता है? टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये तो इजी था, क्लियर हो गया ना? यस मैम। उसके बाद आ रहा है हमारा एवरेज कॉस्ट। इट इज डिफाइंड एज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। अब इसमें ये होता है कि टोटल कॉस्ट जितना होता है हमारा और जितने आउटपुट प्रोड्यूस हुए थे उनको डिवाइड करते हैं, मतलब उनका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? टोटल मान लो हमारा टोटल कॉस्ट कितना है? 100 रुपए का हमारा खर्चा हुआ और हमारा आउटपुट कितना बना? मान लेते 20 आउटपुट बने। ठीक है, तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे कितना बनेगा? 5 होगा ना, तो वो 5 क्या है? हमारा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? यस मैम। तो आज हम चैप्टर को यही तक पढ़ते हैं, कल फिर आगे कल तो संडे है राइट? अच्छा, मंडे को हम इकोनॉमिक्स करें या फिर बिजनेस कंटिन्यू करें? मैम बिजनेस करते हैं। बिजनेस ना, ठीक है। फिर आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी इकोनॉमिक्स की वो होगी थर्सडे को। ओके, थर्सडे को आपकी नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की क्लास होगी और उस दिन आप लोग का टेस्ट भी है जो मैंने लास्ट 2 चैप्टर्स का बोला है। ठीक है मैम। दो तो और जो न्यू ज्वाइन हुआ है वो प्लीज किसी से नो। हाँ मैम हाँ, मैं वही देना, वो नोट्स दे देना, उनका मैं टेस्ट नहीं लूंगी। हाँ। हेलो। यस मैम। हाँ बोलो। मैम इकोनॉमिक्स की कौन सी वाली बुक लेनी होगी? इकोनॉमिक्स की ना 2 बुक है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स। आप दोनों उसकी ले लो, एनसीईआरटी की ले अभी मैं माइक्रो पढ़ा रही हूँ ना, अभी तो मैं माइक्रो पढ़ा रही हूँ। हाँ, अभी मैं माइक्रो पढ़ा रही हूँ, तो अभी आप माइक्रो की ले लो, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की माइक्रो। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक। माइक्रो, ओके मैम। ओके। और ये सारे नोट्स कॉपी में वो कर ले।